लर्निंग मार्केट विद मनीष में आज हम अपने NISM कमोडिटी सीरीज़ का लास्ट 2 चैप्टर 7 एंड 8 इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं ना, वो रफली आपका 85 to 90% कवर करेंगे आपका एग्जाम को, और रफली 15% आपके पेपर्स इन 2 चैप्टर्स से आएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आप जनरल अवेयरनेस के कारण भी बोल पाएंगे कि मार्केट रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत भाई अगर आइडिया है तो आप ये बोल पाएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, फिर भी एक बार के लिए ओवरव्यू ले लीजिए इन चैप्टर्स का। सो क्या है कि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन चैप्टर 7 है। अब अकाउंटिंग में किस तरह से अकाउंट करना है, इंडिया में अकाउंटिंग गाइडेंस देता है ICAI, जिसके सब हम लोग मेंबर्स हैं। बेसिकली जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सब इसके मेंबर होते हैं। ये अकाउंटिंग गाइडलाइंस इशू करके रखे हैं इन्होंने। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनका 30, 31, 32 ऐसा है, 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है कि डेरिवेटिव्स को कैसे अकाउंट करते हैं, तो उसके ऊपर इन लोगों ने वहाँ पे दे के रखा है। अब देखिए, 3 तरह से हो सकता है, या तो हेज के बेसिस पे या फेयर वैल्यू के बेसिस पे। अब हेज क्या होगा? हेज पहला चीज़ तो हमने जब देखा था कि हेज किसके लिए है, जिसका एक्चुअल पोजीशन फिजिकल मार्केट में है, उसका रिवर्स पोजीशन वो डेरिवेटिव मार्केट में लेता है, तो वो हेज होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे करेंगे आप तो क्या होगा कि इट विल मिनिमाइज एलिमिनेट अनसर्टेनिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट। सो साल के अंत में जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ा डर ये रहेगा ना कि मान लीजिए आप अपनी इन्वेंट्री का वैल्यू 1 करोड़ कर रहे हैं और पता चला कि उसकी एक्चुअल वैल्यू 30 लाख भी हो सकती है। बट अगर वो आपका पोजीशंस हेज है, तो वो कुछ हद तक तो आपको कंपनसेट करेगा ना। तो वो जो मान लीजिए कि 30 लाख की वैल्यू आप एस्टिमेट करें, अगर आपके पोजीशंस हेज हैं, तो वो आपको 90-95 लाख तो देंगे ही कम से कम, 1 करोड़ नया भी ना भी देते हैं। ठीक है, तो हेजिंग में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हेज आइटम और एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेज आइटम क्या हो गया, जो आपके पास एक्चुअल फिजिकल मार्केट में है या फिजिकली आपके पास है, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपने लेके रखा है। अब इसको अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज एंड नेट इन्वेस्टमेंट हेज, 3 तरह से करेंगे। फेयर वैल्यू हेज में क्या होगा, अगर आप एसेट को आज बेच देते हैं, ठीक है, या आज आप उसको एटलीस्ट ट्रांसफर कर देते हैं किसी को, तो जो प्राइस आएगा वो हो गया फेयर वैल्यू। ठीक है, अब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा वो तो फ्यूचर की वैल्यू होगी, राइट, तो वो हो सकता है सेम प्राइस पे ना हो। तो उस डेरिवेटिव को अगर आप आज बेचते हैं और आपके स्पॉट में आज बेचते हैं, कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वही डिफरेंस को अकाउंट करना पड़ता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में मिसमैच डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के फेयर प्राइस और जो आपका फिजिकल एसेट का फेयर प्राइस है उसमें रहेगा ही रहेगा, बिकॉज हम लोगों ने कॉन्टैंगो और बैकवर्डेशन पढ़ा था, तो 2 प्राइस जाके कन्वर्ज करते हैं। अगर ऊपर से जाके नीचे कन्वर्ज करता है तो कॉन्टैंगो हुआ, और नीचे से ऊपर जाके कन्वर्ज करता है तो बैकवर्डेशन हुआ। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी, वही चीज़ यहाँ पे है। इस मिसमैच को ऑफसेट करता है हेज अकाउंटिंग। तो क्या करते हैं, देयर शुड बी, अच्छा ये करने के लिए क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंटेशन, आपको फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन फॉर हेज चाहिए और इफेक्टिवनेस चाहिए थ्रू आउट द रिपोर्टिंग पीरियड। इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन हेज करके बैठ गए तो उतना दिन का आपको खाली एडजस्टमेंट कर देना है, वो स्पेकुलेशन ही हो गया। हेज मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे आप कर रहे हैं अपनी हेजिंग। फेयर वैल्यू हेज, तो इसमें और ज़्यादा बताने को कुछ नहीं है, वही चीज़ है, आपका फिजिकल और एक्चुअल में डिफरेंस रहेगा। तो उसको जब आप ये कैरी करने जाएंगे, तो जो भी आपका हेज आइटम रहेगा उसके जो भी गेन और लॉस आ रहे होंगे हेज रिस्क के बियॉन्ड भी, मतलब मान लीजिए आपने हेजिंग करके रखी है तो आपका 95% ही हेज बन रहा है, तो जो भी 5-6% आपका गेन या लॉस बन रहे हैं ना, वो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी को बोलेंगे आप फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग। फिर कैश फ्लो हेज, देखिए कैश फ्लो हेज में क्या होकर रखा है ना, कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है उसको आप आज एग्जिट करते हैं तो एक अलग कैश फ्लो आएगा, 4 दिन बाद करते हैं तो अलग कैश फ्लो आएगा, और 1 साल बाद करते हैं तो अलग आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि 3 महीने बाद मुझे एक पर्टिकुलर पेमेंट करना है। ठीक है, तो अगर आप 3 महीने बाद अगर पेमेंट करने जाते हैं, तो उस दिन हो सकता है कि करेंसी का सिचुएशन सेम ना हो। हम जनरली हेज मतलब फॉरेन करेंसी वगैरह की बात कर रहे हैं,
कमोडिटी जो आपने लेनी थी वो सही सेम प्राइस पे ना हो, तो आपका जो कैश फ्लो था, मतलब जो पैसे जाने वाले थे वो चेंज हो चुके होंगे। अगर प्राइस बढ़ गया है तो आपका ज़्यादा पैसा जाएगा, प्राइस कम हो गया है तो आपका कम पैसा जाएगा, वो हो गया कैश फ्लो। ठीक है, ये जो डिफरेंस आप असर्टेन अगर कर पाते हैं तो उसको कैश फ्लो हेज बोलते हैं। और जब वो एक्चुअल में होता है तो उसकी जो अकाउंटिंग होगी उसको हम कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग बोलेंगे। मतलब कि मान लीजिए हमने करेंसी के अगेंस्ट अपने आप को हेज करके रखा है, तो जब हम लेने जाएंगे तो एक्चुअली में लॉस या प्रॉफिट होगा, उसका ऑफसेट होगा अपने हेज पोजीशन से, तो वो जो ऑफसेट होगा उसको हेज अकाउंटिंग में पकड़ेंगे। अब हेज की इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस वो क्लियर रखिए एकदम दिमाग में, कि मान लीजिए अगर आपने हेजिंग किया है और उससे 99% तक आपकी हेजिंग हो जा रही है, आपका अंडरलाइंग वैल्यू में जो भी चेंज है या जो भी चेंज है ऑलमोस्ट फुल्ली ऑफसेट हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव हेज। और अगर मान लीजिए आपने हेज पोजीशन लिया है फिर भी आपका 50% ही आप हेज कर पा रहे हैं, तो आपका इनइफेक्टिव हेजिंग हुआ। अब आईसीएआई ने एक गाइडेंस नोट इशू करके रखा है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्या बोलते हैं कि एग्जिट प्राइस पे आप अकाउंटिंग करेंगे। मान लीजिए आप आज ही एग्जिट अगर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो 31 दिसंबर है, 31 मार्च अभी गया, 31 मार्च के दिन जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को फिजिकल और एक्चुअल दोनों, फिजिकल और डेरिवेटिव दोनों पोजीशन से अगर आप एग्जिट कर लेते हैं, तो जो बचेगा प्राइस और जो बचेगा आपका लॉस या प्रॉफिट, वही को हमको अकाउंट करना पड़ेगा। वही चीज़ ये लोग एग्जिट प्राइस के कंसेप्ट पे बताते हैं कि जो भी 31 की क्लोजिंग रहेगी, क्लोजिंग रेट मिलेगा आपको, उस बेसिस पे आप ये कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, ये गाइडेंस नोट किसके किसके ऊपर अप्लाई होता है? फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स, ट्रेडेड इक्विटी। मतलब अगर आपके एक्चुअल में भी शेयर्स वगैरह हैं बट वो अगर हेज पोजीशंस में हैं तो उसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो गाइडेंस नोट किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल, ये 4 पे है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि वो कुछ 50 अजीब सा चीज़ दे देगा, अब बोलेगा इस पे क्या गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव अकाउंटिंग एप्लीकेबल है, तो आपको लिखना होगा नहीं है। और बोल देगा ये बिलो सिनारियो में से किस पे एप्लीकेबल होगा, कुछ 3-4 रैंडम सिनारियो दे देगा तो इन तीनों में किस पे एप्लीकेबल होगा, ऑल द 3 भी आ सकता है। मैंने तो एक सिचुएशन देखा है जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर में ऑल द 3 है बट थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डेरिवेटिव्स आर इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव पर्पस, शुड बी रिफ्लेक्टेड एज करंट एसेट और लाइबिलिटी। सो अगर आपका जो डेरिवेटिव पोजीशन था इट इज ओनली फॉर स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग पर्पस, मतलब आपने बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वगैरह अर्न करने के हिसाब से आपने करी है अपना पोजीशन, तो उसको आप करंट एसेट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। डेरिवेटिव डेट आर हेजेस, जो अगर अगर आप हेज कर रहे हैं तो जो आप जिस एसेट के अगेंस्ट हेज कर रहे हैं उसकी जो क्लासिफिकेशन होगी, मतलब वो अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो आप लॉन्ग टर्म में ये आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को डालेंगे, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो आप शॉर्ट टर्म में डालेंगे। सो उसकी कैसे होगी, जो भी अंडरलाइंग है उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करेंगे आप, नॉन करंट या करंट। डेरिवेटिव डेटा hedges of forecast transactions and firm commitment should be classified as current or non-current based on the settlement date or maturity of the contract। मान लीजिए आपने करेंसी के फ्यूचर पोजीशन लेके रखे हैं, आपका अंडरलाइंग कोई करेंसी का पोजीशन नहीं है, या कमोडिटी का भी आपने फ्यूचर में गोल्ड बाई करके रखा हुआ है, और आपको आपके पास एक्चुअल में कोई गोल्ड है नहीं, लेकिन वो 3 महीने बाद एक्सपायर होनी है। तो अगर 3 महीने बाद एक्सपायरी है और 3 महीने बाद आपकी डिलीवरी करंट एसेट के क्लासिफिकेशन में आएगी तो आप उसको करंट में ही लेंगे। अगर मान लीजिए वो 3 महीने के बदले 6 महीने हैं तो वो नॉन करंट में आएगा। डिपेंड्स, मतलब नॉन करंट और नॉन करंट का डेफिनेशन अकाउंटिंग के हिसाब से अलग होता है, बट ये मान के रखें कि अंडरलाइंग जो रहेगा जिसको हम ट्रीट करेंगे, मान लीजिए 1 साल बाद ही एक्सपायरी है तो वो तो कंफर्म आपका नॉन करंट हो गया, उस तरीके से। डेरिवेटिव डेट है पीरियोडिक और मल्टीपल सेटलमेंट, such interest rate swaps should not be bifurcated into current and non-current, their classification should be done based on the predominant portion of the cash flows। तो देखिए क्या होता है ना, कितने के मल्टीपल सेटलमेंट्स होते हैं। अब आपने हर एक्सपायरी में 100 ग्राम गोल्ड लेने का सोच के रखा है, ठीक है, अब वो 6 महीने तक में आपको लेना है। अब 6 के 6 महीने अगर आपके पड़ रहे हैं करंट में तो आप करंट में ही लोगे, अगर उसमें 4 महीने भी करंट में पड़ रहे हैं तो आप करंट एसेट में ही क्लासीफाई करोगे।
सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कैश फ्लो जिस पीरियड में आएगा आप वो ट्रीट करोगे। टाइप ऑफ हेज अकाउंटिंग हमने बताई दिया, फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज। अकाउंट के सम्स करने नहीं आएंगे आपको, कंसेप्ट पे बस क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। एक ये एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे बताने के लायक कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो इस एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन 31 मार्च को बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डेरिवेटिव एसेट लाइबिलिटी जो आपका एक्चुअल रहेगा उसमें M2M जो आएगा आपका प्रॉफिट या लॉस, जो हम तब से इतना डिस्कस कर रहे हैं कि आपने दोनों को 31 मार्च को मान लीजिए एग्जिट कर दिया, आपने एक्चुअली किया या नहीं किया वो अलग क्वेश्चन है, बट अगर आप 31 मार्च को एग्जिट कर देते हैं तो उस दिन या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर M2M अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो या तो वो प्रॉफिट आएगा या फिर उसके लॉस आने वाले हैं, और उसका जो कैश फ्लो बनेगा उसका भी एक ट्रीटमेंट होगा। तो वो दोनों चीज़ें आपको बैलेंस शीट में और कैश फ्लो में उसी हिसाब से इंडिकेट करनी है, वही चीज़ है। ये दूसरा एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का दिया हुआ है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी कुछ इम्पैक्ट आएगा, वो भी देख लीजिएगा। मतलब सम्स उस पर नहीं आएंगे, बट ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें सम्स आने लायक कुछ है नहीं वैसा। अब डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो देखिए क्या क्या डिस्क्लोजर बनाने पड़ेंगे, और ये MCA के गाइडलाइंस भी हैं और ICAI के गाइडेंस नोट्स भी हैं इसके ऊपर कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। सो डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन व्हाट फाइनेंशियल रिस्क आर, हाउ एंटिटी मैनेजेस द रिस्क एंड विच एंटिटी व्हाई द एंटिटी एंटर्स इनटू फेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू हेज द रिस्क। देखिए, तो पहला चीज़ तो ये डिस्क्लोजर आपको देना है कि आपके रिस्क क्या क्या हैं। अगर आप मान लीजिए HUL है तो आपके लिए कमोडिटी की रिस्क भी है, करेंसी के, आप लेकिन एक्सपोर्टर नहीं है तो आप करेंसी रिस्क में नहीं है। बट अगर मान लीजिए आप बजाज ऑटो है तो आपके लिए कमोडिटी रिस्क भी है, आपके लिए एक्सपोर्टिंग करेंसी रिस्क भी है, आप दोनों हेज करके चलते हैं। तो आपके क्या क्या रिस्क हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं और किस किस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं आप टू मैनेज दैट रिस्क, ये आपको बताना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या क्या डिस्क्लोजर देना होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेज, क्या हेज है वो बताना होगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने लेके रखा है, किस तरह का रिस्क आप हेज कर पा रहे हैं उससे, हेज फोरकास्ट क्या है आपके ट्रांजेक्शन्स का, और क्या क्या टाइम फ्रेम में वो एग्जीक्यूट होने वाला है, और गेन और लॉस अगर होगा तो उसको आप कैसे अकाउंट करोगे। अगर अकाउंट को आप हेज रिजर्व में करने वाले हो या फिर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने वाले हो या आप उसको कोई दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करने वाले हो, वो सब आपको बताना पड़ेगा। फिर ब्रेकअप आपको बैलेंस शीट में देना पड़ता है रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड कंपोनेंट्स का, और रिकंसिलिएशन बना के देना पड़ता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दैट रिपोर्ट का। ये बनाना पड़ता है, आपको नहीं आएगा एग्जाम में बनाने, बट जान के रखिए कि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप लोगों को लगता होगा CA का काम बहुत आसान है, बट उतना आसान होता नहीं है। जब एक्चुअल बैलेंस शीट बनाने बैठते हैं लोग, और किसी बड़ी कंपनी का जब बनाना पड़ता है तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, बिकॉज कितनी सारी चीज़ें ना हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं हो सकता है क्लाइंट को बता भी ना रहा हो। अब टैक्स रिलेटेड, तो देखिए कमोडिटी में एक ट्रांजेक्शन टैक्स तो लगता है, ये जिसको CTT बोलते हैं, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि सेल साइड पे 1000 रुपीज़ पर करोड़ है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेट आपका ये फिक्स है। ये नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पे होता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पे नहीं लगता है CTT, ठीक है। अब CTT का रेट यहाँ पे देख लीजिए, सेल ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 0.01%, मतलब करोड़ पे आपका 1000 रुपये जो मैंने बताया सेलर साइड पे। सेल ऑफ ऑप्शन ऑन कमोडिटी डेरिवेटिव 0.5% सेल साइड पे लगता है, तो ये लेकिन प्रीमियम पे लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि अब आपकी भले ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 करोड़ की होगी, प्रीमियम हो सकता है 40,000 से जा रही हो, इसलिए ये रेट ज़्यादा है तो भी चल जाता है। और जब एक्सरसाइज होता है तो 0.01% लगता है, बट ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये डिफरेंस कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। GST, तो GST देखिए जो भी ब्रोकरेज लग रहा होगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहा होगा, उसके ऊपर GST भी लगता है, और वो GST आपसे कलेक्ट किया जाता है, आपका ब्रोकर आपसे कलेक्ट करता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अच्छा, क्वेश्चन ना ये भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन भी, इज लेविड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंटर ऑन एवरी इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसमें हमेशा IGST लगेगा। अगर इसको इंट्रा स्टेट कर देगा ना तो CGST बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा उसको। अच्छा, अब लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट,
सो लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद सेबी, उसके बाद एक्सचेंजेस, MCX, NCDX, NSE, BSE, ये लोग सब रेगुलेट करते हैं। ये सिक्रा का गाइडलाइन और SCRA का गाइडलाइंस और आपका SECC का गाइडलाइंस, ये सब फॉलो करते हैं। अब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन से एक्ट से पावर मिला है सेबी को टू ग्रांट रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सब ध्यान रखिएगा। थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे बताने लायक कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में क्या क्या कवर्ड है, जितना चीज आप सोच सकते हैं जो ट्रेड होता है सब कुछ कवर्ड है। एक चीज कवर्ड नहीं होता है आपका, नहीं उसको भी अभी ले आएगा तो रहने दीजिए, बताऊंगा नहीं फिर। आप जितना चीज सोच सकते हैं, इवन कमोडिटी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में कवर होता है। कमोडिटी की ट्रेडिंग सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में नहीं है, सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में कमोडिटी डेरिवेटिव कवर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, डेरिवेटिव सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड रिस्क इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंसेस ऑफ एनी अदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइस इंडेक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, कमोडिटी डेरिवेटिव, सच इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 18.0 notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, contracts and derivatives shall be legal and valid if contracts are traded on recognized stock exchanges, settled through clearing house of a recognized stock exchanges। तो कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड है, जब वो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है और किसी क्लियरिंग हाउस पे, एक्सचेंज रिकॉग्नाइज क्लियरिंग हाउस में सेटल हो रहा है, तो ही वो रिकॉग्नाइज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। जो फेसबुक वगैरह पे कुछ ग्रुप्स वगैरह में घूमता है कि ये ऐसा वो ऐसा, बिना मार्जिन के ये कर लीजिए वो कर लीजिए, वो सब एक्चुअल डेरिवेटिव नहीं है, उसका कोई लीगल बैकिंग नहीं होगा, इसीलिए पैसे वहाँ जिसके डूबते हैं वो बेचारे रोते रह जाते हैं, उनका कुछ होता नहीं है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, सेबी इसके बाद फॉर्म हुआ था। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेटिंग इन द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, प्रमोटिंग एंड regulating self-regulatory organizations, prohibiting fraudulent and unfair trade practices, calling for information, undertaking inspection, conducting inquiries is and audits of stock exchanges, mutual fund, other persons। इसमें इन लोगों ने स्टॉक ब्रोकर नहीं लिखा, आज के डेट में सेबी स्टॉक ब्रोकर्स की भी ऑडिट खुद करने जाता है। SEBI Act empowers SEBI to impose penalty, initiate adjudication proceedings against intermediaries who default on the following grounds, ठीक है। SEBI कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ब्रोकर्स, सो फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट में इंटीग्रिटी में आता है, शैल मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड कंडक्ट ऑल इज बिजनेसेस। देखिए कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि स्टॉक ब्रोकर्स आर द मोस्ट करप्ट कम्युनिटी इन द कंट्री, ठीक है, कहते हैं, उनको कहने दीजिए। देखिए क्या है ना, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, हर बिजनेस में ना कोशिश आदमी यही करता है 2 रुपये ज़्यादा कमाए। हाउएवर कोशिश ये करनी चाहिए कि इंटीग्रिटी हाई लेवल में मेंटेन की जाए। कितने क्लाइंट के लॉसेस होते हैं, क्लाइंट पैसे नहीं देते, वो ब्रोकर को ही बियर करना पड़ता है, तो वो पैसे वो कहाँ से एडजस्ट करेगा, यही सब होता है। तो इसीलिए सेट रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं ताकि हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी बने रहें। जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, नया नया चीज़ आएगा, वो सब अडॉप्ट करना पड़ता है। मैनिपुलेशन वो ना करें, ये ध्यान रखना पड़ता है। मेल प्रैक्टिसेस में वो ना पड़ें, फॉल्स मार्केट ना क्रिएट हो और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करते रहे। आज के डेट में ब्रोकर के पास ब्रोकिंग से ज़्यादा काम कंप्लायंस का होता है, तो वो कंप्लायंस वो मीट करें। इनके ड्यूटीज टू इन्वेस्टर्स क्या हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब ये नहीं कि आप ब्रीच कर दीजिए, ब्रीच ना करिए, ठीक है। बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, कोई भी नया चीज़ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, डिटेल अगर क्लाइंट जानना चाहते हैं तो उसको बताइए, ठीक है। बिजनेस ऑफ डिफॉल्टिंग क्लाइंट, जो भी क्लाइंट डिफॉल्ट कर रहे हैं उनके संग बिजनेस मत करिए। फेयरनेस टू क्लाइंट, क्लाइंट के को जो भी है सही चीज़ बताइए, गलत चीज़ मत बताइए। इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत दीजिए, ठीक है। अब पता नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत दीजिए, बट हाँ ठीक है, इन्वेस्टर एडवाइजरी का जो सर्टिफिकेट आता है, IAS सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, वो ऑब्टेन करके दिया जा सकता है।
ओपिनियन देने को मनाही नहीं है। Investment advice in publicly accessible media, stockbroker or any of the employees shall not render directly or indirectly any investment advice about any security in publicly accessible media, whether real time or non-real time, unless a disclosure of his interest, including the interest of his dependent family members and empower, including their long and short position in the has been made। मतलब अगर जैसे पोजीशंस है, जैसे हमारी भी जो डेली वीडियोस आती हैं, अगर हमारे पोजीशंस रहते हैं, हमको बोलना पड़ता है कि इसमें हमारी पोजीशंस भी हैं। In case an employee of a stockbroker is rendering such advice, he also should disclose the interest of his dependent family members। तो देखिए पहला बात तो ये है कि आपके फैमिली मेंबर्स का भी इंटरेस्ट आपको बताना पड़ेगा। Competence of the stockbroker shall have adequately trained staff and arrangements to render fair, prompt and competent services to the client। ये होनी चाहिए। डीलिंग विद अदर ब्रोकर्स के संग डीलिंग मनाही है, अनलेस वो चीज़ आपके पास नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, दूसरी प्रोडक्ट है आपके पास, और जो प्रोडक्ट क्लाइंट मांग रहा है वो आपके पास नहीं है, तो ही आप उनके संग डील करेंगे और एल्स नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट इंटरेस्ट, ट्रांजेक्शन विद स्टॉक ब्रोकर्स शैल कैरी आउट ट्रांजेक्शन विद अदर स्टॉक ब्रोकर्स एंड ऑब्लिगेशन कंप्लीटिंग द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड ही मैटर्स में आप डील करेंगे, उससे और कुछ में नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट आपको करने के लिए हर एडवर्टीजमेंट का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस से। क्लाइंट्स को कोई भी चीज़ में गलत इंड्यूस मत करिए कि ये आप कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये सब मत करिए। कोई भी फॉल्स रिटर्न या फिक्स्ड रिटर्न ये सब प्रॉमिस नहीं करना चाहिए स्टॉक ब्रोकर्स को, ये सब लिखा हुआ है। रिस्क डिस्क्लोजर टू क्लाइंट एंड केवाईसी, क्लाइंट की केवाईसी जब क्लाइंट फर्स्ट स्टेज ये होता है केवाईसी खोलना पड़ता है, उसमें रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट डूज एंड डोंट्स सब कुछ होता है। वो सब एडवाइस किया जाता है कि क्लाइंट्स उसको पढ़ें, क्लाइंट्स पढ़ते नहीं हैं, पर ठीक है आपको बता देना पड़ता है। रिस्क डिस्क्लोजर आपको करना पड़ता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो सकता है, लिक्विडिटी कम हो सकती है, आप जब सौदा स्क्वायर ऑफ करने जा रहे हैं तो भी प्राइस वेरिएशन आ सकता है, फिर काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है, मतलब आपने शेयर खरीदा बट सामने वाले ने डिलीवरी नहीं किया तो मैं आपको कहाँ से दूंगा, घर से तो दूंगा नहीं, वो सब आपको बताना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं और क्लाइंट्स को आपको लो, मीडियम और हाई रिस्क में कैटेगराइज करना पड़ता है। जनरली देखिए इसका कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है कि किसको आप लो, मीडियम और हाई रखेंगे, बट हाई में कौन हो गया, जो आपको लगता है कि जिसके ऊपर ज़्यादा रिस्क है, जो ज़्यादा M2M वगैरह आपका जिसका जो क्लाइंट करता है, या फिर जो आपका पॉलिटिकली रिलेटेड हो गया, या फिर जिसके ऊपर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह आपको पता है कि है, तो वो सब चीज़ें। लो रिस्क में कौन हो गया, जो आपको पता ही है घर का क्लाइंट है यार, जानते हैं इसको, इसमें कुछ है ही नहीं, नॉर्मल सा एक क्लास है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का लोन लेगा HDFC बैंक से डिफॉल्ट कर देगा, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। ये सब हो गया लो रिस्क क्लाइंट। ठीक है, रिस्क पैरामीटर्स पढ़ लीजिएगा इसमें। लो रिस्क क्लाइंट्स आर दोज हु हैव रिस्पेक्टेबल सोशल and financial standing, transactions and dealings are satisfactory and timely payment and delivery। Medium risk clients are generally those who indulge in speculative transaction and जिनके इनकम से ज़्यादा वो ट्रांजेक्ट करते हैं वो। और हाई रिस्क क्या है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस सस्पेक्ट है, मान लीजिए देख के लगता है यार 1 लाख रुपया भी इसके पास नहीं होना चाहिए और ये करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो हाई रिस्क में आ गया। रिस्क फेस बाय इन्वेस्टर्स इन ट्रेडिंग इन कमोडिटी मार्केट, देखिए प्राइस रिस्क सबसे बड़ा होता है। दूसरा चीज़ ये है एडवर्स फ्लक्चुएशन होता है, प्लस कमोडिटी डेरिवेटिव में जब आप ट्रेड करते हैं, आप 10% मार्जिन देके 6 लाख रुपये मार्जिन देके 60 लाख का गोल्ड आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि अगर प्राइस में 1% का फ्लक्चुएशन आया तो आपका कैपिटल सीधा 10% ही रोड हो जाता है, क्योंकि 10 टाइम्स एक्सपोजर पे आप खेल रहे होते हैं, वो ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्टर्स को अपना करेंसी रिस्क फेस होते रहता है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ KYC, क्लाइंट की आइडेंटिटी रहती है, क्लाइंट का पूरा डिटेल्स रहता है, और बेसिकली क्या होता है क्लाइंट के बारे में आपको पता रहता है, कल कुछ दिक्कत होगी तो आप क्लाइंट के यहाँ जा सकते हो, वो चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्लाइंट को रजिस्टर करके KRA करना पड़ता है, तो आपको KRA एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 4 KRA रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं, CVL KRA जो CDSL का है, कार्वी का एक है, NDML है और एक .net है, तो 4 हैं। तो वो 4 में से किसी एक KRA पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है अगर क्लाइंट को ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो। और अगर रजिस्टर्ड है बट आप देख रहे हो कि उसने जो डाटा वहाँ दे के रखा है और जो मेरे पास है, तो उसका जो अपडेशन है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो चीज़ हो गई। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट टू FIU,
देखिए आपको लगता है ना कि किसी क्लाइंट ने आपके साथ बहुत एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन एंटर किया है, मतलब कि वो अजीब सा कोई शेयर है, या फिर मान लीजिए उसका नेटवर्थ है 5 लाख रुपए का और उसने 5 करोड़ का कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो सब ट्रांजेक्शन थोड़ी सस्पिशियस नेचर के हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है उसने कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जाके अचानक से एक बड़ा लॉस ले लिया। क्यों लॉस लेगा भाई वो? तो ऐसा हो सकता है कि वो टैक्स इवेजन कर रहा हो या फिर सर्कुलर ट्रेडिंग में लगा हो, ये सब हो सकता है। तो ये सब ब्रोकर की लायबिलिटी है कि वो एफआईयू को उसको इंटीमेट करना पड़ता है कि ऐसा कुछ एग्जीक्यूट हुआ है। इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिडेशनल मैकेनिज्म, जनरली कोई भी क्लाइंट अगर कंप्लेन करता है एक्सचेंज को या सेबी के स्कोर्स में, तो एक्सचेंजेस स्कोर्स में भी आएगा तो एक्सचेंज को सेबी भेज देता है। तो सेबी में आया हो या फिर एक्सचेंज में आया हो, एक्सचेंज ब्रोकर को लिखता है, बोलता है 15 दिन में आप बताओ। कितने बार ब्रोकर क्या होता है क्लाइंट के संग बातचीत करके सेटलमेंट कर लेते हैं, और एल्स वो फिर आईजीआरसी मैकेनिज्म में आते हैं, और आईजीआरसी मैकेनिज्म में फिर वहाँ से पूरा एक आईजीआरसी मेंबर अपॉइंट होते हैं, फिर वहाँ से उनमें हियरिंग वगैरह करवाई जाती है, वो सब चीज़ें होती हैं। किस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं? नॉन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आते हैं, नॉन रिफंड ऑफ मार्जिन मनी के आते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूटेड विदाउट एडवोकेट मार्जिन, डिले इन नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड, अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, ट्रेड डन नॉट एज पर द प्राइस लिमिट डायरेक्टेड ओवर फोन। मतलब मैंने बोला 100 रुपये में खरीदो, आपने 105 में खरीद लिया, तो वो भी गलत है। क्लाइंट्स को कंप्लेंट फाइल करना होता है, हिंदी में भी कर सकता है, इंग्लिश में भी कर सकता है, इवन रीजनल लैंग्वेज में भी कोई करता है ना, तो सेबी उसको एंटरटेन करता है और एक्सचेंजेस को बोलता है कि आप कहीं ना कहीं से इंटरप्रेट करवा के कंप्लेंट्स को फाइंड आउट करें। और कोई भी फीस क्लाइंट से नहीं ली जाती है इन्वेस्टर कंप्लेंट में। हाँ, अगर इन्वेस्टर कंप्लेंट आगे के स्टेज में आता है, जैसे आपका आर्बिट्रेशन वगैरह में गया, तो फिर वहाँ से फीस वगैरह हो सकता है, क्लाइंट पे भी लाइबिलिटी आ जाए। आईजीआरपी एंड आर्बिट्रेशन यही मैं बता रहा था, और आर्बिट्रेशन के बाद क्लाइंट कोर्ट भी जा सकता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो। चलिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो इस तरह से हमारी कमोडिटी सीरीज आज खत्म होती है। होपफुली ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।